हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंट एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th के सिंपल सा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉ के बारे में जानेंगे कि न्यूटन के लॉ क्या है मोशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेयर्स द योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहला लॉ ऑफ मोशन का क्या है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये लॉ कहता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। An object at rest will remain at rest, and an object in motion will stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced external force। कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको रोके ना। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे एक दो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं। जैसे कि इसने किक करा तो अगले के पास गई, फिर अगले के पास वो मोशन में थी तो उसने उसको स्टॉप करा पहले, फिर स्टॉप करने के बाद उसने किक करा तो फिर अगले के पास गई। तो ये चीज क्या शो कर रहा है कि वो लोग उसको खुद पहले मोशन में लेके भी आ रहे हैं और उसको रोक भी रहे। ठीक, तो कोई भी चीज जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ये सिंपल सा लॉ कहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि एक बच्चा है। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खतरनाक है तो मैनेज कर लें। तो ये एक बच्चे ने फुटबॉल किक करी, तो फुटबॉल ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएगी और कुछ टाइम बाद अपने आप यहाँ पे आके रुक जाएगी, या कुछ दूरी पे जाने के बाद रुक जाएगी। तो ये कैसे रुक जाती है, जबकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है जो उसको रोके। तो जब कोई रोकने वाला ही नहीं है तो ये फुटबॉल रुक क्यों जाती है आगे जाके। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है रोकने के लिए, पर उसने क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है ना, क्योंकि ये किसी सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है। जब ये किसी सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है तो सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगाती है ना सरफेस। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो कि क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से ये फुटबॉल जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज तब तक रेस्ट पे नहीं आएगी या मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। पहला लॉ सिंपल सी यही बात कहता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा इसके ये लॉ था। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है कि टेंडेंसी किस चीज की, रेसिस्ट करने की। रेसिस्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, वही क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है। ठीक, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक नीचे इमेज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखो, ये जैसे बस चल रही है। ठीक है, ये बस चल रही है, ये बस के अंदर का ट्रैवल दिखा रखा है कि बस के अंदर आदमी खड़ा है। तो बस जब यहाँ पे आने के बाद देखो स्लो हुई, तो स्लो होने के बाद क्या था, ये जो आदमी था ये फ्लोर के साथ क्या था, मोशन में था। पर ये जब फ्लोर क्या हुई, स्लो हो गई, तो ये मोशन से क्या होगा, रेस्ट पे आने लग गया, तो जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ धकेल गया। ये हमारे साथ भी होता है जब हम बस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जो अब हम बस में ट्रैवल करते हो तो ये हमारे साथ भी होता है कि बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, कभी पीछे की तरफ गिरते हैं, है ना। तो क्या होता है, सिंपल से उसका रेसिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या कहलाता है, हमारा इनर्शिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है और यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, बॉक्स मैं हल्की सी जान लगाऊंगा, एक उंगली से धक्का दूंगा तो जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया होगा, ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा मोशन को आगे बढ़ने नहीं देगा। पर यहीं पे जब मैं अपनी फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो इसकी रेसिस्टिव मतलब ये जितना रेसिस्ट कर रहा है उससे ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है या उसकी कैपेसिटी बोल दो, अंदर से जो क्या करती है, उसके मोशन को या फिर उस जिस भी स्टेट में होता है वो उस स्टेट के अगेंस्ट काम करने से रोकती है। जैसे कि अगर कोई फुटबॉल है वो मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया कैसा होगा, मूविंग की तरफ होगा, तो वो हम उसको रोकना चाहेंगे तो वो रुकेगा, रुक जाएगा, जाहिर सी बात है, पर हमारे लगेगी बहुत तेज, है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो पहला लॉ समझ में आ गया होगा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहती है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो
रेस्ट पे रहना चाहती है। पहला लॉ सिंपल सी यही बात कहता है। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सिंपल सी बात क्या कहता है, देखो यहाँ पे जब भी बात आती है ना रेट की, क्या, रेट ऑफ चेंज, क्या, रेट ऑफ चेंज, जब भी बात आती है किसकी, रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि वो कितनी दर से बदल रहा है, कितनी स्पीड से बदल रहा है, चेंज, बदलाव आने में जो स्पीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास 5 एप्पल्स है, सिंपल सा बहुत छोटे बच्चों को देने वाला एग्जांपल है ये। मेरे पास 5 एप्पल है, ठीक है। और मेरे पास अगले 5 सेकंड बाद टोटल एप्पल्स कितने हो गए, 10 एप्पल्स हो गए। 5 सेकंड के अंदर मेरे पास 5 एप्पल और आ गए। तो मेरे पास जो एप्पल्स की काउंटिंग थी वो रेट, किस रेट से बदली, हर एक सेकंड में मेरे पास एक एप्पल आया, यही है ना, एक एप्पल आया मेरे पास हर एक सेकंड में, तभी तो 5 सेकंड बाद मेरे पास कितने एप्पल हो गए, तभी तो मेरे पास 5 सेकंड बाद 10 एप्पल हो गए, क्योंकि 5 तो मेरे पास ऑलरेडी थे। तो ये जो एप्पल्स मेरे पास बढ़ने की जो क्वांटिटी थी, ये जो बदलाव आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो किस चीज के बदलने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, बात हो रही है मोमेंटम की। तो मोमेंटम का सिंपल से अगर हम बात करें तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। जैसे कि एक बॉल है, जो एक बॉल है 10 kg की है, ठीक है, एक बॉल है वो कितने की है, 10 kg की है, उसका मास 10 kg है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एक सेकंड के अंदर वो 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10 × 5 मतलब 50, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, सिंपल, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो किसी की भी स्पीड बोल सकते हो जनरली कि वो कितनी तेजी से ट्रैवल कर रहा है, कितनी तेजी से वो हमें पड़ने वाली है, पड़ने वाली है मतलब जैसे कि एक बॉल होती है जो बहुत तेजी से आती है ना, एक बॉल होती है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं बॉल्स ले लेता हूँ, 2 बॉल ले लेता हूँ, ठीक है। एक बॉल ले लेता हूँ मैं रबड़ की, ठीक है, रबड़ की, और एक ले लेता हूँ मैं स्माइली बॉल जो हमारे पास फॉर्म वाली होती है ना। अब ये रबर बॉल जो आई वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, ठीक है। और ये स्माइली बॉल वाली भी कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई। दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। पर जब हम कैच करेंगे ना तो ये बहुत हार्डर पिट करेगी हमें, बहुत हार्डर हमारे हाथों पे लगेगी। पर ये जो स्माइली बॉल होती है ये इतनी हार्ड नहीं लगेगी, उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट ही लगेगी हमारे हाथ में, ठीक है। हमारे हाथों को ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि देखोगे ना मारम पिट्टी भी कई बार बच्चों ने स्माइली बॉल से ही खेलते थे, है ना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट लगेगी, ठीक। क्यों, आप देखो इनके फर्क क्या आया, देखो स्पीड तो सेम है, पर चोट हमें इससे ज्यादा लगेगी और इससे कम लगेगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मोमेंटम अलग अलग है। क्योंकि रबड़ वाली बॉल का जो मास होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इसका मोमेंटम हाई होगा, स्माइली वाली बॉल का मोमेंटम क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसका मास भी क्या होगा, कम होगा। तो मास कम होने की वजह से इसका मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो हमारे हाथों में चोट भी कम लगेगी, ठीक। तो ये तो बात करी हमने मोमेंटम की, ठीक है। अब हम लॉ की बात कर लेते हैं कि लॉ क्या स्टेट करता है, लॉ क्या कहता है। अब आई होप आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हाँ सॉरी, लॉ क्या कहता है कि जो हम, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का,
वो है हमारे पास, समझ लो इस किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 50 है। ठीक है, एक ए ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम कितना है 50 है, और मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करी, मैंने इस पे 10 न्यूटन की क्या करी, फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक है, अब जैसे ही मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो इसका मोमेंटम कुछ देर बाद जाके कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, पहला मोमेंटम इसका कितना था 50, बाद में जाके इसका मोमेंटम कितना हो गया 60 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 10 न्यूटन की मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करी, 10 न्यूटन मैंने इस पे और एक्सटर्नली फोर्स लगाई। तो यही हमारा सेकंड लॉ कहता है कि जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, ठीक है, वो जिस रेट से आएगा, मतलब 10, मोमेंटम में 10 का चेंज जो है, 10 का डिफरेंस आया। ठीक है, और ये जो चेंज आया ना, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा मोमेंटम की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा, जितना कम फोर्स होगा उतना मोमेंटम कम धीरे से चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यही हमारा सेकंड लॉ कहता है। यहाँ पे हम फोर्स भी अगर मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना चाहे तो हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, है ना। हम फॉर्मूला अगली वीडियो में ड्राइव करेंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा खिंच जाएगा ये। ठीक है, तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, सॉरी, लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है, ये फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उसकी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसका आपको फॉर्मूला लिखना हो तो ये लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा। अब है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, for every action there is an equal and opposite reaction. In other words, if a object A exerts a force on object B, then object B also exert an equal and opposite force on object A। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शंस होता है ना। जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है बी, इसने इसको खींच के थप्पड़ मारा, थप्पड़ सॉरी थप्पड़ का नहीं, कुछ और ले लो, इसने इसको धक्का दिया। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि जितना, जैसे कि इसने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, तो ये जो बी है ना, ये भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक, तो हर एक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर इसने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी क्या करेगा, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप बॉल का एग्जांपल देख सकते हो, ये बॉल जो है ये हवा में है। ठीक है, ये जैसे ही सरफेस पे यहाँ पे टकराएगी, सरफेस उस पर अगेन फोर्स लगाएगा और ये ऊपर की तरफ दोबारा उठेगी, है ना। तो ये देखो, इसने एक्शन किया, उसका रिएक्शन भी हुआ, ये ऊपर की तरफ गई। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल में देखोगे, ये जो लेडी है, ये लेडी क्या कर रही है, गन से फायर कर रही है। तो जब ये गन से फायर कर रही है, बंदूक से फायर कर रही है, तो देखो बंदूक ने भी जितनी फोर्स के साथ बुलेट निकाली है, उतना ही फोर्स उसके पीछे साइड भी लगा है और बंदूक नीचे की तरफ गिर गई है ना। तो ये थर्ड लॉ ही है न्यूटन का, जिसके अंदर हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि इसी फोर्स की वजह से हम लोग वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, क्योंकि देखो जब हम वॉक करेंगे, जैसे कि मैं हूँ, मैं नहीं, ये कोई और है, ठीक है, ये कोई और बच्चा है, इसका नाम हम रख देते हैं मुस्कान, रख देते हैं, है ना। ये मेरी एक स्टूडेंट का नाम है, मुस्कान रख देते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक, अब इस सरफेस पे ये जैसे ही कि मुस्कान ने पैर रखा तो मुस्कान क्या करेगी, इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी। जब मुस्कान इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी 10 न्यूटन का, तो ये सरफेस भी क्या करेगा, इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। तभी मुस्कान जब इस पे पैर रखेगी, ये अपोजिट फोर्स लगाएगा, तभी वो आगे की तरफ
बढ़ पाएगी, क्योंकि उसने उस पर फोर्स लगाया, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा तभी उसका पैर उठेगा और वो आगे की तरफ बढ़ पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉकिंग भी कर पाते हैं, या हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ही कहता है। जैसे कि अक्सर लड़कों का कुछ होता है जो दिमाग का यूज कम और हाथों का यूज ज्यादा करते हैं। तो जैसे कि एक ये वॉल है, ठीक है, तो इस किसी ने इस वॉल पे एक तेज से पंच मारा, तो जब वो पंच मारेगा तो उसने जैसे कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और पंच मारा वॉल पे, तो वॉल भी क्या करेगा, उस पर अपोजिट पंच करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, और तभी उसके हाथ पे बहुत तेजी से चोट लगेगी, और कई बार बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है ना। तो जैसे उसने एक्शन किया और उसने एक्शन में क्या करा, वॉल पे पंच मारा, तो वॉल ने भी क्या किया, रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन में उसने उसके पंच पे भी तब कर तेज से लगा, तो जिसकी वजह से उसको चोट लगती है और कई बार बोन फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं, है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक एक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको ये यहाँ पे बॉल का एग्जांपल हो गया, ये गन लेडी का एग्जांपल दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, काफ़ी कुछ इन द सेंस हमने न्यूटन के तीनों लॉ डिस्कस करे। फर्स्ट लॉ तो हमने देखा, सेकंड भी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर सेकंड लॉ भी हमने समझ लिया बेसिकली वो क्या कहता है। थर्ड लॉ भी हमने देख लिया, जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसका फॉर्मूला ड्राइव होता है इसी सेकंड लॉ से, एक फॉर्मूला बनता है जो कि मैंने स्लाइड में लिख दिया था। फॉर्मूला क्या था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, एफ इक्वल टू में एम इंटू में ए। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये कैसे यूज में आता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम उसमें एक कोशिश करेंगे कि एक न्यूमेरिकल भी देख ले। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को मतलब वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।